अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैंने ना एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज का सवाल और का नोट बनाने को कहा था, तो बनाना था, बनाया भी होना चाहिए था और शायद बना भी लिया हो। किसने बना लिया जी? बस ठीक, बाकियों को यकीनन कोई ज़रूरी काम होगा, को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा, है ना? अच्छा, अभी वो क्लास से पहले एक बच्चा कह रहा था कि सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही हैं एक्स्ट्रा और हम साथ चल नहीं पा रहे, कॉस्ट की भी और FR1 की भी और टैक्स की भी और लॉ की नहीं हो रही, ख़त्म हो गया। अच्छा, और ये कॉस्ट और FR1 की इसलिए हो रही है क्योंकि सर नासिर ने छुट्टियां की थी, है ना? वही चल रहा है ना अभी तक सारा मामला। ये जो बेटे कोर्स होता है ना, ये अंदाजन एक टेंटेटिव 4 महीने का टाइम रखा होता है और इसमें सिर्फ मैकेनिकली कन्वे करके कोर्स खत्म नहीं हो जाता, शक्लों को साथ लेके चलना होता है। और ख़ास तौर पे FR1 की शक्लों का मसला ये होता है कि वो ऑफिशियली अकाउंटिंग पढ़ के आए होते हैं और अंदर की बात यह है कि उनको अकाउंटिंग नहीं आती होती, क्योंकि उन्होंने MCQs दिए होते हैं और उनके मुखलिस सीनियर को कहते हैं कि ये फाइनल अकाउंट की जरूरत नहीं है, बस ये 4-5 थ्योरी की चीज़ें आनी है और बस हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा, फालतू का काम है। तो वो फिर या चलो अगर पढ़ने वाले होते भी हैं तो उन्होंने किए होते हैं 2-2 नंबर के सवाल, और वो जब FR1 में आके बड़े बड़े सवाल देखते हैं तो वो डर जाते हैं और फिर बातें भी करते हैं कि सर जैसा पढ़ाते हैं वैसा तो टेस्ट में सवाल नहीं आता, टेस्ट में तो और तरह का सवाल आ जाता है। तो वो उन जज्बात को संभालते संभालते भी टाइम लगता है। बस आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आखिर में आके पढ़ाना भी नहीं है, पढ़ाना भी है और टाइम पे फारिग भी करना होता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, होंगी कॉस्ट की FR1 की। FR1 अभी चलेगा, अरे वो तो एक जोशी खिताबत में 4 कह दिया मैंने है जी बिल्कुल करनी है आपने, सब कुछ आपने पढ़ना ही है। बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने ना बस हौसला नहीं हारना, क्योंकि अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे ना और ये रीजंस ढूंढने शुरू कर देंगे, क्योंकि सर ने छुट्टियां की थी, क्योंकि ये मसला हो रहा था, तो आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने फेलियर के रीजन जमा करने शुरू कर चुके हैं, आप अपने फेलियर की जस्टिफिकेशन इकट्ठी करनी कर चुके हैं और हो सकता है घर में आस्ता आस्ता कहना भी शुरू कर दिया। तो इसलिए अब बस आपको ये हौसला दे रहा हूं कि अगर तो पास करने का इरादा है तो बस हिम्मत नहीं हारनी। एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं तो क्या, जवान बच्चे हैं आप लोग, तो करना है तो करना है, हिम्मत करनी है, तो इसलिए हिम्मत नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपने फरवरी छोड़ दिया ना, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल गिर जाएगा और पेपर नहीं पास होने का। तो बस जमे रहना और जितना हो रहा है कोशिश करते हैं पूरी, है जी? किधर कौन है, कहाँ? इस हफ्ते में क्या क्या डेडलाइन, मतलब डेडलाइन, अरे वाह, इतना सख्त लफ्ज, डेडलाइन 4 को दी थी, है जी? और डेडलाइन तक हो जाएगा यार, कभी ना कभी हो जाएगा, कोशिश तो कर ही रहे। देखें ये जो फाइनल बता देना, मुझे इतना अर्सा हो गया पढ़ाते हुए, FR1 जिंदगी में पहली दफा पढ़ाया था 2011 में और कॉस्ट जिंदगी में पहली दफा पढ़ाई थी 2016 में, तो अभी तक कोर्स ही मैनेज करना नहीं आया, है ना? तो इतना अर्सा हो गया कोर्स ही नहीं मैनेज करना आया, तो सामने वाले बच्चों पे ना डिपेंड करता है, इसलिए उनके हिसाब से चलना होता है। और अभी भी मैं आपको ये नहीं कह सकता दावे से कि 4 तारीख वाले दिन 2:15 कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं, ये आपकी शक्लों पर डिपेंड करता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। 18-20 तक नहीं लेके जाऊंगा, मतलब अगर 4 कह रहा हूं तो उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं ऊपर, या तो बैठ के रोना शुरू कर दें। इलेक्शन की छुट्टी है तो पता नहीं होने भी है कि नहीं होनी है? नहीं, मेरी कोशिश पूरी यही है, देखें 4 की कोशिश है 4 नहीं तो 5 हो जाएगा, 5 नहीं तो 6 हो जाएगा, 6 नहीं तो 7 हो जाएगा, नहीं लेकिन 7 से आगे नहीं, बेशक 15 घंटे पढ़े होते हैं लेकिन 7 से आगे नहीं। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का एक सवाल होमवर्क दिया था, सुबह करेंगे, हाँ फारिग करेंगे। जिन्होंने
नहीं किया वो इसको नोट करके, लेकिन आंखें बंद कर लें, नहीं कान बंद कर लें, और वो बस इसका सोल्यूशन रख लें, और जब भी कभी जिंदगी में मौका मिले करने का तो टैली कर लेना। कल जो सवाल मैंने होमवर्क दिया था, कल यानी लेक्चर 97 में, तो कोई भी नोट लेट से 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एक तो आ जाएगी अंग्रेजी, फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज वर चेंज्ड। क्या क्या किया? इन्वेंट्री कॉस्टिंग फ्रॉम FIFO टू FO, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। और इतना भी लिखना काफी है क्योंकि कोई रीजन तो बताया नहीं। और अगर आप ये भी लिख दें कि these changes are expected to result in more reliable and relevant financial information। ये मैंने आपको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज सबसे पहला पॉइंट ये लिख के दिया था, पहला है। दूसरा एक हो गई ये अंग्रेजी। फिर उसके बाद हमने बताना होता है इफेक्ट ऑफ चेंज। जी जी अलग अलग लिखने पड़ेंगे, लेकिन रीजन यही होते हैं। और एक रीजन होता है हाईएस्ट चेंज, तो वो आपके लेवल पे कौन सा हाईएस्ट चेंज हो रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इस सवाल में SOFP की कौन कौन सी लाइनें हिट हो रही हैं? PPE, वो बेचारा कहां से आ गया बीच में? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंक्रीज या डिक्रीज्ड बाय। इन्वेंट्री इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय। और रिटेन अर्निंग इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय। और रुपीस के बनेंगे 2023 भी, 2022 और 2021। स्टॉक आसान है, ये जबानी कर लेते हैं। 2021 का स्टॉक, 2021 कहां से कहां तक पहुंचना है? 14 से, तो 5 हो जाएगा इंक्रीज। 2022 का क्लोजिंग 31 से 30, 2 से इंक्रीज। 23 का स्टॉक किससे? 7। और यहां पर 2 क्यों आया? वो ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं? क्योंकि SOFP में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये जबानी मुश्किल है, और अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो गलती के चांसेस हैं। कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अच्छा, ये जो इंक्रीज डिक्रीज है, चाहे एरर का सवाल हो चाहे पॉलिसी चेंज का सवाल हो, इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालनी है? एंड पे डिफरेंस ना। तो चाहे एरर का सवाल हो चाहे पॉलिसी चेंज का हो, तो डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस लेना है? रिवाइज फिगर और जो पुरानी गई थी। चाहे पॉलिसी चेंज है चाहे एरर है, तो पुरानी चली गई थी कॉस्ट मॉडल पे और रिवाइज फेयर वैल्यू मॉडल पे। प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी थी जी? 35। 2020 में कॉस्ट मॉडल पे रहे थे तो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, फेयर वैल्यू पे रहे तो 9 का इंक्रीज है। 2021 में यहां रहे तो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, यहां रहे तो 4 का गेन, 28 और 48। फिर 2022 में डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, जबकि यहां पर फेयर वैल्यू गेन बनता है, अच्छा लॉस बनता है। और 2023 में 3.5 की डेप्रिसिएशन और 11। अब हमने पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी का फर्क लेना है। 2021 में 20 का इंक्रीज, 2022 में 22.5 का इंक्रीज, और 23 में 37 का इंक्रीज। जिन्होंने किया सही, और इन्हीं से बना ले रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि इन दोनों में जो चेंजेस हैं वो प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही हैं। एसेट साइड पे 25 बढ़ रहा है तो रिटेन अर्निंग भी 25 से ही बढ़ेगी। एसेट साइड पे 24.5 बढ़ रहा है तो रिटेन अर्निंग भी 24.5 से बढ़ेगी। एसेट साइड पे 30 बढ़ रहा है तो रिटेन अर्निंग 30 से बढ़ेगी।
और अगर ऐसे नहीं करना तो आप रिटेन अर्निंग की अलग वर्किंग कर ले। और इसी में आगे चल रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनकम स्टेटमेंट की कौन कौन सी आइटम? कॉस्ट ऑफ सेल, और डेप्रिसिएशन, और फेयर वैल्यू गेन लॉस कह दें, चाहे अदर इनकम कह दें, जो भी कह दें, नहीं ओसीआई नहीं, अदर इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, वो फेयर वैल्यू गेन लॉस है। और प्रॉफिट, इनमें से अगर जबानी कर सकते हैं तो जबानी सही 2023 और नहीं 21 नहीं है इसमें, पहले शीट में एक था। डेप्रिसिएशन आसान है, पहले ये कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, इसको बंद करना है। डेप्रिसिएशन रिवर्स हो रही है तो डिक्रीज 3.5, डिक्रीज क्यों हो रही है? पहले चार्ज की थी, अब रिवर्स कर रहे हैं। अदर इनकम 22 में लॉस, 23 में 11, तो 11 और -1। और कॉस्ट ऑफ सेल अगर जबानी कर सकते हैं तो ठीक है, अगर जबानी नहीं कर सकते तो लिख लेते हैं। ये वैसे जैसे कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करते थे। क्लोजिंग स्टॉक 22 का क्लोजिंग 2 से बढ़ाना है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। 23 का क्लोजिंग 7 से कम करना है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। और 21 का क्लोजिंग यानी 22 का ओपनिंग बढ़ाना है, तो ओपनिंग बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। 2021 का क्लोजिंग बढ़ाना है ना, तो 22 का ओपनिंग बढ़ाना है, तो 22 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक बढ़ाना है कम करना है, बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या असर पड़ेगा? 9 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। थ्री से एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम होगा, -3। 3.5 से एक्सपेंस कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, +3.5। 1 इनकम कम हो रही है, प्रॉफिट कम ही होगा, तो -3 + 3.5 -1 0.5। एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ेगा। -9 + 3.5 + 11। जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया तो वो बेहतर समझते होंगे कुछ, जिन्होंने किया है इसमें बताएं कि क्या गलती आपसे थी जो अब भी समझ नहीं आई। किसी का सही था ये पूरा? 1 2 3 ठीक। जी क्योंकि एरर में हम प्रायर पीरियड एरर बता रहे हैं, प्रायर पीरियड, तो उसमें तो 23 आना बनता ही नहीं है।
लेकिन पॉलिसी चेंज इस साल की फिगर पे भी तो कुछ फर्क ही पड़ रहा है ना। अगर पुरानी पॉलिसी होती, पॉलिसी चेंज इस साल की फिगर पे भी फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम पॉलिसी बदल रहे हैं। अगर पुरानी पॉलिसी होती तो कुछ और फिगर्स होती, जबकि एरर में हम क्या ही प्रायर पीरियड एरर की बात है। तो इसलिए एरर में 23 बनाने का तुक नहीं है, मजबूरन 22 और 21 ही बनता है। लेकिन पॉलिसी चेंज में तो 23 भी इफेक्ट हो रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में एनपीओ की जरूरी चीजें बता दी थी। अब करते हैं सवाल ही सवाल। आसान से शुरू करूंगा, फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें ना तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाए थे। एनपीओ के एग्जाम क्वेश्चन में मैंने 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाए थे। एक में ट्रायल था, एक में ट्रायल नहीं था, और एक स्टैंडर्ड्स वाले थे। तो पहले करते हैं हम लोग वो क्वेश्चंस जिनमें ट्रायल नहीं है। पहले इनकी करते हैं प्रैक्टिस। पहले हम लोग ये पढ़ने लगे। पहले हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के सवाल करने लगे जिनमें स्टैंडर्ड वो ट्रायल बैलेंस नहीं। ये हेडिंग दे दी। ये मैंने ना आपको 3 बताए थे। इनफैक्ट मैंने 2 पॉइंट लिखे थे और पहले के 2 टुकड़े तोड़े थे। तो मैं इसमें से पहला वाला बता रहा हूं। अच्छा, अगर ट्रायल नहीं होगा तो फिर क्या गिवन होगा नॉर्मली ना। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं मेनली फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एसओएफपी क्वेश्चन, क्योंकि अगर जस्ट रिसीट एंड पेमेंट्स का सवाल है तो फिर इतनी साइंस नहीं है जो मैं सिखाने लगा। ये मैं उस सवाल की बात कर रहा हूं जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर या और एसओएफपी मांगा होता है। यानी बड़ा सवाल ये है। बाकी हो सकता है 5 नंबर का सवाल हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बस, या हो सकता है 6-7 नंबर का रिसीट एंड पेमेंट का सवाल हो। तो उसके लिए इस गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ा सवाल जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसओएफपी दोनों पूछे हुए हैं। गिवन आपको क्या होगा? एक तो आपको गिवन होगा ओपनिंग बैलेंसेस, यानी साल के ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, इसमें सवाल वाले की मेहरबानी हो सकती है कि आपको ये ऑब्वियस बताए हों या आपको पहेलियां पूछी हों। और पहेलियां पूछी हुई से मुराद वो है जो मैंने पिछली क्लास में वो ओपनिंग एडवांस कैलकुलेट करवाई थी। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग रिसीवेबल, तो उस तरह से कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, फिर इसके अलावा रिसीट्स और पेमेंट्स गिवन होंगी, ये जरूर होंगी वरना ये काम नहीं चलता। फिर इसके अलावा आपको कुछ और जरूरी चीजें अंग्रेजी में लिखी दी होंगी, और फिर सारे तो यकीनन नहीं, कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे। कुछ सारे दे दी तो बैलेंस शीट में मांगेगा, तो कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे। अच्छा, इस सवाल में ना, इस सवाल को करना कैसे है? आसान सवाल से शुरू कर रहा हूं, फिर लेवल बढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूं, और इस सवाल को अभी आपने सिर्फ देखना ही है कि मैं कर कैसे रहा हूं, नोट भी करना है। लेकिन एक सवाल जब पूरा हाथ से गुजर जाएगा ना, एक प्रोसीजर पूरा सामने ले आऊंगा, फिर मैं टिप्स बार बार आपको रिपीट किया करूंगा कि आपने कैसे क्या क्या यह चीज याद रखनी है। तो अभी इस वक्त आपको सिर्फ मेहनत मजदूरी करते हुए नजर आऊंगा मैं, और आप भी लिख रहे होंगे। एक बार एक सवाल पूरा गुजार लें, फिर मैं आपको कुछ टिप्स बताया करूंगा जो सवालों में हेल्प होगी। तो एक सवाल हम कर लेते हैं, इसको नोट कर लें। सबसे पहले सवाल पे हाथ डालते हैं, ऑटम 11।
ऑटम 11 अटेम्प्ट का सवाल होगा सेहत क्लब के नाम पे। सवाल तक पहुंच गए तो पढ़ना भी था यार। सबको कहा पढ़ने का, सबको, सारे। जी, अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। वो उधर यहाँ पे साथ में। हाँ, सवाल पढ़ा है? कहाँ तक पहुंचे? क्लब का नाम क्या है? कहाँ लिखा हुआ है? और कौन सा ईयर है? और ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आ रहा है? नहीं हुआ टोटल? इस सवाल को करने का तरीका, जब बार बार यही तरीका बार बार रिपीट होगा ना तो याद हो जाएगा। इस सवाल को करने का तरीका ये है कि अब मेहनत मजदूरी है, टाइम लगेगा, इसमें घड़ी नहीं देखनी। इस सवाल को करने का तरीका ये है कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ तो बना लेते हैं, हम खुद बन जाते हैं अकाउंटेंट। अच्छा, अकाउंटेंट क्या करता, यानी पूरे साल की अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले साल के शुरू में बीडी बैलेंसेस, सबसे पहले बीडी बैलेंसेस, फिर उसके बाद सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड लेजर में पोस्ट, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, लेजर के सीडी बैलेंसेस, फिर ट्रायल, फिर आगे। तो ये सारा काम हम खुद संभाल लेते हैं अगर अकाउंटेंट से नहीं हो रहा। लेकिन क्या जर्नल बनाए बैठ के नहीं, इतना नहीं करना, लेकिन वही काम हम जरूर वर्किंग में संभाल लेंगे। तो अगर ट्रायल नहीं गिवन तो सवाल करने का तरीका यह है कि हम खुद बन जाते हैं अकाउंटेंट। तो सबसे पहले तो आप जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो बना के जगह खाली छोड़ लें, हम ये मैदान तैयार करके फिर खेलते हैं। ऑटम 11 रिक्वायर्ड क्या है? सेहत क्लब, इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2011, और तकरीबन एक पेज लग जाया करेगा, तो आप एक पेज पे टी अकाउंट बना लें। ये साइड एक्सपेंसेस की और ये इनकम्स की, और एचएफपी रिकॉर्ड है वो भी बना लें। सेहत क्लब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2011। नॉन करंट एसेट्स, अच्छा हर हेडिंग में क्या 4-4, 5-5 लाइनें आएंगी, तो वो 4-4, 5-5 लाइनें छोड़ लेते हैं। 4-5 लाइनें नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग देके छोड़ दें, चलो 2 एक्स्ट्रा करंट एसेट्स के लिए छोड़ दें। इक्विटी में 3-4 लाइनें छोड़ दें। नॉन करंट लायबिलिटी 2-3 लाइनें बहुत हैं इसमें, वैसे नॉन करंट है नहीं सवाल में, लेकिन तरीका बता रहा हूं, तो चलो 2-3 लाइनें रख ली और को 5-6 लाइनें करंट लायबिलिटी की हेडिंग देके छोड़ दें। ये हमने सवाल का कर लिया मैदान तैयार, लेकिन अभी चल रहा है और मैदान। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाया, हेडिंग दी, खाली जगह छोड़ दी, एक पेज तकरीबन। इसी तरह एक पेज एसएफपी के लिए, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी। 3-4 लाइनें ये बहुत हैं, 5-6 लाइनें बहुत हैं, 2-3 लाइनें काफी हैं, 2-3 लाइनें काफी हैं, 6-7 लाइनें बहुत हैं। ये आपको सवाल की प्रैक्टिस से आइडिया हो जाएगा कि कितनी कितनी जगह चाहिए होती है। यहां तक पहुंचे जल्दी जल्दी, नहीं नहीं एंड पे नहीं, पहले क्या हुआ? इनकम एक्सपेंडिचर एक पेज बहुत है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक पेज बहुत है। इस सवाल में बेशक कम जगह लगेगी, लेकिन बड़े बड़े सवाल भी हैं। जल्दी जल्दी पहुंचे, फिर मैं वर्किंग में आता हूं। जल्दी जल्दी। इसके बाद आएंगे वर्किंग्स में, और जो सबसे पहली वर्किंग होती है वो इस सवाल में चूंकि जरूरत नहीं है इसलिए अभी नहीं बता रहा, वो कल वाले सवाल में बताऊंगा। इस सवाल में उसकी जरूरत नहीं रही, तो इसलिए उसको छोड़ के उसके बाद काम ये होगा कि अकाउंटेंट बनना है हमने, तो सबसे पहले साल के शुरू में क्या चाहिए? बीडी बैलेंस। तो जितने भी बीडी बैलेंसेस हैं कहाँ हैं? हाँ जी, पिछले साल की एचएफपी दी तो है, तो बस हैं, और कौन से होने चाहिए उन्हें? तो पिछले साल की एचएफपी है, तो सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं। तो वर्किंग में जितने भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस हैं सबके टी अकाउंट खोल लेंगे और उनमें बीडी बीडी लिख लेंगे। तो एक साइड से शुरू कर दें, एसेट साइड से शुरू कर दें। चले, क्या क्या है? फर्नीचर। और इस टी अकाउंट के लिए कितनी जगह चाहिए ये भी आपको प्रैक्टिस से आइडिया हो जाया करेगा, लेकिन 2-3 अकाउंट बड़े होंगे, बाकी वही 4-5 लाइनों वाले होंगे। और क्या है? नहीं, इसका बीडी क्या आ गया? 40,000। और क्या है? इक्विपमेंट है 20,000। और क्या है? इन्वेस्टमेंट है, कितनी है? 1 लाख। और क्या है? अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आ गया, लेकिन ये वही सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट है, तो इसके लिए हम वही सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट बना लेते हैं, यानी ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, रिसीट्स वगैरह। तो अभी फिलहाल इसमें ओपनिंग रिसीवेबल है 15,000। आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये वही इंटरेस्ट इनकम आ गई, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये बेशक रिसीवेबल आ रहा है, लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड है। इंटरेस्ट इनकम वाला अकाउंट बनाऊं वर्किंग, एक्सपेंस वाला? रिसीवेबल है, इनकम वाला, तो ये इंटरेस्ट इनकम वाला अकाउंट बना लेते हैं, यानी ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस वाला। तो अभी है रिसीवेबल,
11,000। और अच्छा बैंक बैलेंस है, इसका हम वर्किंग में टी अकाउंट बनाएं या जरूरत नहीं? अगर थोड़ी सी नजरें उठा के देखेंगे तो बना हुआ है पूरा का पूरा। ये हम वर्किंग में सब काम क्यों कर रहे हैं? हम अकाउंटेंट बनने लगे, तो अकाउंटेंट बन के क्या करेंगे? पूरे साल की अकाउंटिंग कर लेंगे, जितने बीडी बैलेंसेस हैं सबको बीडी बैलेंस लिखा। अब ये टी अकाउंट क्यों खोली? अगला काम क्या करूंगा? सारी ट्रांजैक्शंस का डेबिट क्रेडिट पूरा करेंगे। डेबिट क्रेडिट पूरा करते रहेंगे ना, सवाल पे कंट्रोल रहेगा। तो बैंक वाला टी अकाउंट बनाओ जी, नहीं वो बना हुआ है, वो वैसे ही हम वहां से डेबिट क्रेडिट देख लेंगे। और आगे चलिए आप दूसरी साइड पे आ जाए जी, जनरल फंड। और ये वो है जो आपको मैंने कैपिटल फंड के नाम से बताया था ना, जब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के दिया था, वहां देखिए मैंने इक्विटी में लिखा था कैपिटल फंड, तो उसी के ही दो नाम और बता रहा हूं, वही जगह है तो वहीं लिख ले। कैपिटल फंड मैंने परसों वाली क्लास में फॉर्मेट बना के दिया था बैलेंस शीट में, उसमें कैपिटल फंड के साथ जनरल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड, दोनों तीनों एक ही चीज है। कैपिटल फंड, इसी का एक और नाम जनरल फंड है। परसों बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, उसमें मैंने इक्विटी में कैपिटल फंड लिखा था, इसी को ही जनरल फंड भी कहेंगे और इसी को ही एक्यूमुलेटेड फंड भी कहेंगे, एक ही बात है। तो जनरल फंड कितना आ गया? 172। और क्या है जी? रेंट। ये अब मैं इनकम वाला अकाउंट, एक्सपेंस वाला अकाउंट? एक्सपेंस वाला ना, क्योंकि रेंट पेएबल आ रहा है, ये रेंट एक्सपेंस वाला अकाउंट आ गया। तो ओपनिंग पेएबल कितना? 11,000। आगे सेल। इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने एक्सपेंस इनकम वाले एक्रूवल वाले अकाउंट। तो सैलरीज, ये भी वही एक्सपेंस वाला अकाउंट। ओपनिंग पेएबल 17500। 1 2 3 4, ये क्या बनाया अकाउंट? ये वही जो एक्रूवल प्री पेमेंट वाले टॉपिक में बना के दिए थे ना, वही है, वो इस्तेमाल होने लगे यहाँ। और आगे सैलरी के बाद बस। तो वर्किंग्स में अभी तक क्या किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एसएफपी का फॉर्मेट बनाया, फिर हेडिंग 3 जगह छोड़ दी, फिर क्या किया? वर्किंग्स में आगे जिनके भी बीडी बैलेंस थे सारे टी अकाउंट बनाए और उनमें बीडी बीडी लिख दिए। अब अगला काम क्या करेंगे? अकाउंटेंट बन गए हम, अब सारी ट्रांजैक्शंस का डेबिट क्रेडिट पूरा करना है। तो फिर सवाल की पहली लाइन से शुरू कर देते हैं और डेबिट क्रेडिट पूरा करते जाते हैं। डेबिट क्रेडिट पूरा करते रहेंगे ना, सवाल कंट्रोल में रहेगा। और इस सवाल की अच्छी बात यह है कि 60-70% तक हर स्टूडेंट नंबर ले सकता है, क्योंकि चीजें ज्यादा होती हैं। जी पहली लाइन में कोई ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन है तो पहली लाइन में तो उसने सिर्फ रिसीट पेमेंट अकाउंट का बताया। चलिए रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन रिसीट साइड से शुरू कर देते हैं। ओपनिंग वाले तो ट्रांजैक्शन नहीं है ना, ट्रांजैक्शन जी। अरे फर्नीचर शुरू में नजर आ गया, सब्सक्रिप्शन लिखा तो है। सवाल देखें, अदर इंफॉर्मेशन में डायरेक्टली वन पॉइंट पे नहीं जंप कर जाना, सवाल के शुरू से चले। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये क्या है? क्या हुआ है? 15 साल पुरानी बातें लिखी हैं। ये क्या हुआ है? इस साल में होने वाली रिसीट्स और पेमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं। तो रिसीट साइड से शुरू कर लेता हूं। चलें, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। क्या अकाउंटिंग बनेगी? बैंक डेबिट हुआ है और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये कितनी? 201। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दिमाग से निकाल देना है, ये नहीं कि कोई एरर था तो मैं ठीक कर रहा हूं। मैं अकाउंटेंट बनके सारा सवाल, सारा साल के अकाउंटेंट बनके हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। दे देता ट्रायल बैलेंस तो वहीं से आगे चल लेते, नहीं दिया तो हम खुद अकाउंटेंट की सीट पे आ गए। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? एंट्रेंस फीस। ये क्या चीज होगी? ये वही जो ज्वाइनिंग फीस टाइप चीज थी। तो अकाउंट बना हुआ है? नहीं, बना लेते हैं। एंट्रेंस फीस जी, एंट्री बताएं। बैंक डेबिट और ये क्रेडिट कितना? 63। चले आगे चले। अच्छा जी, रिसीवर किधर है? वो ट्रांजैक्शन है, फिर क्या है? 0.5 में क्या लिखा है? ये क्लोजिंग बैलेंसेस है ना, तो पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें, फिर क्लोजिंग बैलेंस की बारी आ जाएगी। बीडी बैलेंसेस लिखे, फिर अगला काम क्या करना है? सारी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करनी है। फिर जब सब कर लेंगे तो सीडी बैलेंस पे भी आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको जो मैं बात बता रहा हूं वो आसानी से समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो टी अकाउंट बना दूंगा। रिसीट्स पेमेंट्स में
जो रिसीट्स और पेमेंट कोई इनकम एक्सपेंस के ही हो रहे होंगे, अगर उस आइटम का सवाल में जिक्र नहीं है तो उसका टी अकाउंट बना के ना टाइम जाया नहीं करेंगे, वो सीधी इनकम और एक्सपेंस में ही जाके लिख देंगे। ये बात दोबारा सुनिए, आपको यहां रिसीट साइड पे डोनेशन नजर आ रही है, डोनेशन का सवाल में दोबारा कहीं जिक्र आया? हाँ आया है, इक्विपमेंट है ना, तो इसलिए फिर इसका बना लेते हैं टी अकाउंट। डोनेशन आ रही है ना, साल पूरा पड़ा होगा तो साल होगा, तो इसलिए हाँ बना लेता हूं टी अकाउंट। वर्किंग 10 डोनेशन, एंट्रेंस फीस बना ली है, उसका दोबारा कहीं जिक्र नहीं आया, एंट्रेंस फीस का कहीं दोबारा जिक्र नहीं आया, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना, तो हाँ उसका रखना टी अकाउंट जी। क्या एंट्री बनी? बैंक डेबिट डोनेशन क्रेडिट, कितनी? 38,000। और चलना तरतीब से है, इधर उधर छलांगे लगा के इधर उधर जाते रहेंगे ना तो फिर सवाल आउट हो जाएगा, तरतीब से चलते रहेंगे। और क्या है रिसीट साइड पे? इंटरेस्ट, ये बैंक डेबिट और ये क्रेडिट, कितना? 16,000। चले आगे चले। और रिसीट्स में क्या है? ये फर्नीचर डिस्पोज ऑफ किया है, तो इसके लिए बनेगा वो बचपन में पढ़े हुए डिस्पोजल अकाउंट। बताएं एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट नहीं, ये डिस्पोजल क्रेडिट, कितने का? 500। बैंक डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट सेल प्रोसीड्स है। अभी सब 500 क्या है? जितने रुपए का बेचा है, तो बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, तरतीब से चलते रहेंगे तो सवाल कंट्रोल में रहेगा। रिसीट्स हो गई पूरी, चले पेमेंट्स, सैलरीज, रेहान साथ साथ रहना यार ध्यान से जी। सैलरीज, सैलरीज डेबिट और बैंक क्रेडिट हुआ है साल में 63,500। आगे रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितना? 34,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसका दोबारा कहीं जिक्र है सवाल में, तो इसका टी अकाउंट बनाने का अगर दिल है किसी का तो बना ले, अदरवाइज वो एक्सपेंस है ना, इधर ही आना है ना। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कितना? 1500 और बैंक क्रेडिट हुआ। डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट चलाते रहेंगे तो सवाल पे कंट्रोल रहेगा। आगे पेमेंट्स में क्या है? स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, कहीं सवाल में इसका दोबारा जिक्र, तो एक्सपेंस स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट 1000। आगे जनरल चार्जेस, कहीं पर कोई और दोबारा जिक्र, तो बस जनरल चार्जेस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितना? 2500। आगे पीरियोडिकल, ये आप समझ लें जैसे कोई मैगजीन्स, कोई मंथली रसाले, अखबारें जहां टाइप, तो वो इस सेहत क्लब में बड़े बड़े बंदे आके बैठते होंगे तो वो पढ़ते होंगे फिर साले, तो ये एक्सपेंस है, एसेट है, एक्सपेंस है। और दोबारा कहीं जिक्र, तो एक्सपेंस पीरियोडिकल के नाम से यहां डेबिट 500 और बैंक क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 2 लाख। आगे ये हो गई रिसीट्स और पेमेंट में नजर आने वाली ट्रांजैक्शन। यहां तक इसको नोट कर लें। रेहान बिल्कुल स्लो स्लो ना, पहले उस शीट पे जाना उधर वाली, और कोई 1 मिनट रोक लेना, और फिर इस शीट पे आके 2 मिनट रोक लेना जी। ये जो रेंट और इंटरेस्ट का अमाउंट रहा है, ये इनकम है एक्सपेंस है? ये हमें रिसीट्स और पेमेंट से पता चला है ना, क्योंकि अगर रेंट पे हो रहा है तो ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मतलब इनकम है, तो फिर 2 अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे। नहीं अलग अलग, एक्सपेंस इनकम का कमाई ना बनाए, तो रेंट एक्सपेंस और इनकम 2 अलग अलग चीजें हैं ना, तो 2 अलग अलग बनाते। इनकम और एक्सपेंस का तो नाने खट्टे बने, इनकम का अलग होगा, ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस रिसीट, इनकम क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल, और एक्सपेंस का अलग होगा, वो नहीं कंबाइन कर देना। हाँ वो कंबाइन बना देते। जल्दी जल्दी चले आगे ट्रांजैक्शन में चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, फर्नीचर 1 जुलाई 9 को खरीदा, तो यहां पर डेबिट कर दो। नहीं ये तो जो बेचा है ये उसकी कहानी बता रहे हैं कि ये खरीदा था 1 जुलाई 9 को, तो ये क्यों बताया है?
ताकि हम डिस्पोजल वाली पूरी ट्रांजेक्शन बना सकें। तो इसकी कॉस्ट आ गई 4000 और इसकी, अच्छा ये बुक वैल्यू पे अकाउंट है कि कॉस्ट पे है? बुक वैल्यू पे है। कैसे पता? अगर ना लिखा होता नेट। नहीं, रिड्यूसिंग से ऐसा ताल्लुक नहीं है। एसओएफपी में एक्यूमुलेटेड अलग नजर आ रही है, तो बस फिर ये नेट बुक वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, इस फर्नीचर जो बिका उसकी बुक वैल्यू यहां क्रेडिट और यहां डेबिट। ये हमें पॉइंट नंबर 1 में इसकी सारी ट्रांजेक्शन की डेट इसलिए बताइए ताकि डिस्पोजल की अकाउंटिंग पूरी कर सके। तो जो फर्नीचर बिका उसकी बुक वैल्यू फर्नीचर डेबिट, डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। कितनी बुक वैल्यू है? 4000 तो कॉस्ट थी, तो इसकी डेप्रिसिएशन तक जाना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो बस फिर ठहर जाए, फिर पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे तो देखते हैं। अभी इतना पता चल रहा है कि 4000 इसकी कॉस्ट थी। तो अभी जब पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं तो फिर इसको भी बीच में कवर कर लेते हैं। पॉइंट 2 जी, ये वही वाला फर्नीचर है? नहीं, ये कोई और है। 1 जुलाई 2010, यानी ये भी इसी साल की ट्रांजेक्शन आ गई। इसमें एक फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू 6000 थी और वो एक नए फर्नीचर के साथ ट्रेड इन हुआ है, यानी एक्सचेंज हुआ है और पैसे भी दिए हैं। हाँ लिखा है पैसे दिए हैं। पैसे दिए होते तो पर पेमेंट में ना आ रहा होता है। पैसे कितने दिए हैं? नहीं दिए ना। तो पुराने की फेयर वैल्यू 67, पुराने की फेयर वैल्यू क्या बोल रहा है यार, नए की फेयर वैल्यू 6700 है। तो हमने पुराना दिया है और नया ले लिया। तो वो तब था अगर किसी की फेयर वैल्यू ना पता चल सकती हो तो, वो तब की बात थी। तो पुराने की फेयर वैल्यू नहीं है, नए की तो है ना। तो अगर 6700 वर्थ के फर्नीचर के बदले हम पुराना उसको दे रहे, तो पुराना भी कितने में बिक रहा है? 67 में बिक रहा है। नए एसेट की कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रेडेड अलाउंस प्लस कैश। कैश 0 है तो ट्रेडेड अलाउंस भी कितना? 6700। तो इसमें अब हमारे पास कंप्लीट एक्सचेंज की अकाउंटिंग आ गई। नया एसेट डेबिट कितने से? और पुराना यहां से निकाल के डाल देते हैं डिस्पोजल में, 6000। देखिए नया फर्नीचर कितने से और पुराने की फेयर वैल्यू कितनी, सेल वैल्यू कितनी लग रही है? 67। और डिस्पोजल में सेल वैल्यू आया करती है ना, ये सेल वैल्यू आ गई 67। ये आपके बचपन जवानी का टॉपिक है IAS 16। वो जब इसको बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। नया फर्नीचर 6700, एडिशन में 67 आ गया। यहां पर बिकने वाले एसेट की क्या वैल्यू आती है? ट्रेडेड अलाउंस। ये ट्रेडेड अलाउंस आ गया, ये डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया। और पुराने को बुक्स में से निकालना है तो पॉइंट नंबर 3, तो दो अलग अलग फर्नीचर बेचेंगे, कोई बात नहीं। पहले वाली की वर्किंग मैंने इसलिए रोकी हुई है क्योंकि पॉइंट 3 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले की भी फिगर मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 नहीं समझ आया था कुछ। पॉइंट 3, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन करते हैं कैलकुलेट, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं। अच्छा डिस्पोजल, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन निकालता हूं। जो एसेट बिका है उसको पहले लाना होता है हमें साल के शुरू तक। तो पहला एसेट कब बिका है? जी, तो पहले हमें इसको बुक वैल्यू लानी पड़ेगी 1 जुलाई 10 तक। ये जो बचपन में IAS 16 पढ़ा है ना बहुत सारा, ये मैं वो काम कर रहा हूं। बिकने वाले एसेट को पहले साल के शुरू तक लाना होता है हमने। कॉस्ट क्या चीज की? 4000। कब खरीदा था? 1 जुलाई। तो बस सिर्फ इसकी जिंदगी का 1 साल ही गुजरा था। 3200। और फिर इस साल में कितने महीने और? 3200 पे 20%, 20 ही है ना, 6/12 जी 320। तो बिकते तक इसकी बुक वैल्यू हो गई 2880। फिर इसके अलावा दूसरा भी बिका है, लेकिन उसकी आपको बुक वैल्यू खुद ही बता दी, और वो भी कब की? 1 जुलाई को ही बेच दिया। तो ये तो इस साल में डेप्रिशिएट भी नहीं होगा। ये होना था, इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ी। और अब हम इसी वर्किंग 12 में ही चल रहा हूं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते हैं।
कैसे जी? रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल कितना रिमेनिंग ओपनिंग? साल के शुरू में फर्नीचर का बैलेंस कितना है? 40,000 माइनस जो जो बिक रहा है उसकी बुक वैल्यू 30, साल के शुरू की, और एक और बिक रहा है, बाकी बचे पे पूरा साल। और ये जो बिका 320, और दूसरा जो बिका वो तो पहले ही दिन बिक गया, और जो नया खरीदा कितने महीने मौजूद रहा? वन थ्री सारे जीरो हैं। ये डेप्रिसिएशन तो आपने ऐसे कर ली थी। आप इस डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट फर्नीचर की 7820, और क्रेडिट क्या करो? फर्नीचर। और ये पुराने वाले की बुक वैल्यू निकाल दी 2880 और 2 कितना करें नोट? अच्छा, जो लोग मरने वाले हो गए, मैंने कहा है मेहनत मजदूरी वाला सवाल होता है? हम डेबिट क्रेडिट ही कर रहे हैं क्या? स्प्रिंग में तो उसका बहुत चांस होता है। अरे भाई पहला सवाल किया यार, आप तो मरने वाले हो गए आपने। अच्छा, इसमें मुश्किलें क्या है सिवाय जो मजदूरी की मौत पड़ी है? तो मजदूरी, मेहनत मजदूरी है ना, तो वो तो है। अरे पहला सवाल करके थोड़ी पेपर में जा रहे हो, प्रैक्टिस करनी है आपने। बाकी लिखता हूं ना, आप लोग ये तो नोट करें। तो आप कर लेना, मैं क्या? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे आया हुआ सवाल। चलिए मुझे बाकी कर लेने दें, फिर तस्वीर खींचे तो घर जाके आपको लिखती है। पॉइंट नंबर 1 और 2 पूरा कर दिया मैंने। पॉइंट नंबर 3 अभी आधा हुआ है। पॉइंट 4 5 से गुजरेंगे तो हम इस पे वापस आएंगे, क्योंकि पूरा सवाल पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा कि इक्विपमेंट आगे भी कहीं है। तो पॉइंट नंबर 4, इक्विपमेंट डेबिट डोनेशन क्रेडिट कितना? 12,000 इक्विपमेंट डेबिट, और ये डोनेशन क्रेडिट, ये वर्किंग टू इक्विपमेंट डेबिट डोनेशन क्रेडिट। अब पॉइंट 3 पे वापस। 15% इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है, किस पे लगाऊं 15%? इस 20 पे, इस 20 पे, ये तो आखिरी दिन आया है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। ये तो आखिरी दिन मिला है ना, यही है जो पूरा साल रहा है। कितनी? इक्विपमेंट क्रेडिट और ये डेप्रिसिएशन है।
3,000। डेप्रिसिएशन डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। 0.3 के बाद 0.4 डन। आगे। अच्छा, अब अभी तक जो किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाया, हेडिंग्स देके जगह छोड़ दी। एसओएफपी का फॉर्मेट बनाया, हेडिंग देके जगह छोड़ दी। फिर वर्किंग में जाके सबसे पहला काम, जितने ओपनिंग बैलेंसेस थे सारे टी अकाउंट खोले, उन सबके बीडी लिख लिए। फिर उसके बाद सवाल की पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक चलना है और सारी ट्रांजैक्शंस का डेबिट क्रेडिट जरूर पूरा करना है। उसके बाद आखिरी काम रह जाएगा क्लोजिंग बैलेंसेस, जिस जिसके हैं वहां लिख लें। किस किस का है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये यहां सीडी आ जाएगा 8,000। और की डबल एंट्री कर दो, कोई नहीं, सीडी है ये। दूसरा क्या है? एंट्रेंस फी रिसीवेबल, इसका सीडी कितना? 3,000। और क्या है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये क्या है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज पेएबल, ये। और क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग, ये क्या है? ये रेंट पेएबल 2,000। अच्छा, ये ना मुझे बस पूरा करते हुए देख लें, फिर पिक्चर खींचें और जाएं, फिर आप इसको नोट करें घर जाके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाया, हेडिंग की जगह छोड़ दी। एसओएफपी का फॉर्मेट बनाया, हेडिंग की जगह छोड़ दी। उसके बाद सारे जितने बीडी बैलेंस थे, टी अकाउंट खोले, बीडी बैलेंस लिख दिए। फिर अगला काम, सारी ट्रांजैक्शंस को डेबिट क्रेडिट किया, ये किया अब तक। और जब सारी ट्रांजैक्शंस पूरी कर ली तो सबसे आखिर में सीडी बैलेंस जिस जिसके थे वहां वहां लिख दिए। यहां तक जो किया, मेहनत मजदूरी की, काम चोरी मौत के अलावा। और इसमें बताइए क्या मुश्किल नजर आ रही है? अब आखिरी काम कि ये जो हमने फैलाया हुआ है इसको समेटेंगे। हमें इसमें से कहीं इनकम एक्सपेंस मिलेगा, कहीं एसेट लायबिलिटी मिलेगा। अब आप इसको समेटें, किधर गया? ये फर्नीचर में बीडी, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन सब आ गया। क्या मिलेगा? सीडी। देखिए कितना, बाकी सब डेबिट क्रेडिट पूरा कर दिया हमने जी। 30,000। क्या करें इसका? एसओएफटी पे नॉन करंट में लिख दें। फॉर्मेट बनाया था ना, खाली जगह छोड़ी है, लिख दें नॉन करंट में फर्नीचर। इक्विपमेंट बीडी है, एडिशन है, डेप्रिसिएशन है। क्या मिलेगा? सीडी 20। कहां लिखें? नॉन करंट एसेट्स में लिख दें इक्विपमेंट। यानी हम ट्रायल बैलेंस के तकल्लुफ की बजाय बस सीधा सीधा ट्रायल बना के भी तो वही फेंक दी थी, बस रेलिवेंट जगह फेंकते जाए। नॉन करंट में नहीं आएगा। आगे इन्वेस्टमेंट, यहां क्या है? ओपनिंग है और इतनी मजीद इन्वेस्टमेंट की है। सीडी एसेट है ना ये। कहां लिख दें? करंट में लिखना है, करंट में लिख दें, नॉन करंट में लिखना है, नॉन करंट लिख दें, दोनों ठीक है, बस किसी एक जगह लिखना, दोनों में से जहां मर्जी लिख दें। आगे ये हमारा वो मल्टीपल पर्पस वर्किंग अकाउंट, यहां से हमें क्या क्या मिलना है? इनकम मिलनी है, नहीं सी तो है ना 19, ये इनकम मिल गई। और यहां से क्या कहां जाता है? ये हमारा ये वो जो मल्टीपर्पज अकाउंट 194 है, सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट, ये जो परसों बना के दिया था, इसी से इनकम की फिगर आनी है और यहीं से क्लोजिंग रिसीवेबल एडवांस जाना है। क्या क्या कहां कहां बताएं? ये लिख दें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम्स में सब्सक्रिप्शन इनकम, और ये करंट एसेट्स में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये जो एक्रूअल प्रीपेमेंट की पैदावार वर्किंग है ना, ये हमारे डुअल पर्पस अकाउंट है। यहां से हमें दो दो चीजें मिलनी है, क्योंकि मिक्सचर जो अकाउंट बनाया हुआ है, यहीं से हमें इनकम एक्सपेंस मिलना है और यहीं से क्लोजिंग पेएबल रिसीवेबल मिलना है। ये सब्सक्रिप्शन इनकम बन गई और ये रिसीवेबल करंट एसेट्स है। यहां बताएं, बीडी है, रिसीट्स है, क्या ज्यादा बेहतर है, इनकम या क्लोजिंग एडवांस? देखिए ये दो ही चीजें और कुछ नहीं है। यहाँ ओपनिंग रिसीवेबल है 11,000, रिसीट है 16,000, तो बैलेंस करके यहां पर 5,000 की इनकम लिखें, या कोई इनकम ही नहीं है और सारा ही एडवांस है। इनकम है तो इनकम आ जाएगी 5 की। कहां लिखें इसको? लिख दें इनकम में इंटरेस्ट इनकम। किसी को ये ज्यादा बेहतर लग रहा है कि नहीं इनकम नहीं, क्लोजिंग एडवांस ही होगा, मतलब इस साल में कोई इंटरेस्ट इनकम ही नहीं है। जब हम कोई मिसिंग फिगर निकाल रहे हैं तो इन दो के अलावा इस अकाउंट में इनकम आनी थी या क्लोजिंग रिसीवेबल आना था, तो बैलेंस करके इस साइड पे आ रहा है तो क्या कहें इसको? इनकम ही है ना, तो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम।
जनरल फंड इक्विटी में लिख दें जाके, इक्विटी में ये इनर कॉलम में, इनर कॉलम में इसमें अभी सरप्लस ऐड होना है, फिर आउटर कॉलम में जाना है। इधर आएंगे, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल, पेमेंट। ओपनिंग पेबल है, क्लोजिंग पेबल है और पेमेंट है, तो क्या होगा ये एक्सपेंस कितना 25,000। भाई रेंट पेबल का ओपनिंग पेबल है, क्लोजिंग पेबल है, दिमाग पता नहीं है कि नहीं है पेबल। रेंट ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल, पेमेंट, तो बैलेंस करके यहां क्या निकलेगा एक्सपेंस होगा। तो अब इस वर्किंग से हमें काम की चीजें मिल गई ये, और तो इसको कहां लिख लें एक्सपेंसेस में, रेंट एक्सपेंस, और इसको करंट लायबिलिटीज रेंट पेएबल। ये समझ लो पहले, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, पेमेंट, एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना 50,000। बताएं कहां कहां क्या क्या। सैलरी एक्सपेंस लिख लें एक्सपेंसेस में, और सैलरी पेएबल लिख लें करंट लायबिलिटीज में। सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंसेस में, और सैलरी पेएबल करंट लायबिलिटीज में। ये सारी जगह इसलिए खोल आए थे कि यहां से वर्किंग समेटेंगे और रेलिवेंट जगह फेंकते जाएंगे बस। एंट्रेंस फीस, ओपनिंग तो कुछ है नहीं, रिसीट है और क्लोजिंग रिसीवेबल है। इनकम फॉर द ईयर 66,000। क्या क्या कहां कहां लिखें, ये इनकम में लिख दें और ये करंट एसेट्स में लिख दें। करंट एसेट्स में एंट्रेंस फीस रिसीवेबल। कितना पढ़ा है यार आप लोगों ने आज, हुए और रात को फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी पढ़ना है। कितनी हिम्मत है आप लोगों की, माशाल्लाह माशाल्लाह। है दुआएं तो हैं लेकिन हरकतें भी होनी चाहिए ना, ठीक दुआएं तो हैं। एंट्रेंस फीस, और क्या रह गया, डोनेशन। ये क्या है जी, ये इनकम है, तो इनकम की फाइनल फिगर क्या बन गई 50,000। क्या करें इसको, डोनेशन इनकम्स में लिख दें। 50,000। आखिरी यहां से क्या पता चलेगा, या गेन होगा या लॉस होगा। देखिए क्या है, लॉस है, लॉस 16। क्या कहां लिखें इसको, एक्सपेंसेस में लिख दें लॉस ऑन डिस्पोजल। ये नहीं आ रहा 1680, लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंसेस में। और क्या रह गया, और एक अकाउंट हमारा सवाल में बना पड़ा है, बैंक का सीडी कहां लिखें, बैंक का सीडी करंट एसेट्स में लिख दें। एक टी अकाउंट है ना जो बनाया नहीं था कि सवाल में बना पड़ा है बैंक का, तो उसका सीडी बैलेंस करंट एसेट्स में। अच्छा बस सिर्फ हौसला कायम रखें, इसमें मेहनत मजदूरी हुई है, मुश्किलें कुछ नहीं हुई हैं, और ये सवाल प्रैक्टिस से ही आपके लिए आसान हो जाएगा काम। इनकम एक्सपेंडिचर एसओएफपी का फॉर्मेट बनाया, हेडिंग्स दी, जगह छोड़ दी, फिर वर्किंग्स में जाकर बीडी बैलेंसेस जितने भी थे टी अकाउंट में बीडी बैलेंस लिख दिए, फिर सारी ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट लिखते गए, फिर सीडी बैलेंसेस रेलेवेंट टी अकाउंट में लिखे, फिर ये सारा जो रायता फैलाया था इसको समेटना है, और फिर इसमें से बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर की चीजें मिलनी है। अब ये सारा कुछ समेट दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया पूरा, उसका निकलेगा प्रॉफिट या लॉस, यानी सरप्लस या डेफिसिट। वो कहां जाएगा, वो जनरल फंड में ऐड हो जाएगा, और इंशाल्लाह बैलेंस शीट टैली हो गई होगी। है जी, सारा कुछ कर दिया। अब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम एक्सपेंसेस सारे आ गए हुए हैं, उसको बैलेंस करें तो कितना 93,000 सरप्लस डेफिसिट, प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा, इनकम ज्यादा है, सोच में है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम्स और एक्सपेंसेस का टोटल करें तो किधर निकल रहा है डिफरेंस, सरप्लस है ना, कितना है, एक्सपेंस ज्यादा है। एक है इनकम साइड, एक है एक्सपेंसेस की साइड। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ ना, तो वो सरप्लस आ गया कितना 222,
000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म, और इस 222 का क्या करें, जनरल फंड में ऐड कर दें, और अब आपकी बैलेंस शीट हो गई होगी टैली। चलें बस, अल्लाह हाफिज।